हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स या कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिज़म्स या प्रोसेस इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया और आपने उन्हें हमेशा के लिए उसे समझ लिया, बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। यू हैव टू यूज़ योर लर्निंग पावर। मैं आप लोगों को ड्रग्स की कैटेगरी बताऊंगी कि ड्रग्स कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनके लिए लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, कहाँ कहाँ उनके रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे कि इस कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन्स भी कई सारे ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, तो वो कौन से ड्रग्स हैं और उनके बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। These all things we will discuss along with the effects of alcohol intake and smoking also, क्योंकि स्मोकिंग भी ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में ही आता है। यू ऑल नो कि अगर पर्सन एक बार स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे तो बार बार वो स्मोकिंग के लिए उसको क्रेविंग होती है एंड धीरे धीरे वो एक इस तरह के विशियस साइकिल में फंस जाता है कि उसे बार बार स्मोक करना पड़ता है। नॉट ओनली स्मोकिंग, एनी ऑफ द ड्रग इसी तरह से हमारी बॉडी में एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देते हैं, जिससे पर्सन ना चाहते हुए भी, अगर उसको पता है कि अब इस ड्रग को लेने से मेरी बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मैं बुरी आदतों में फंस रहा हूँ, मैं गलत हैबिट्स कर रहा हूँ, बट फिर भी वो उस ड्रग को लेने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस कंडीशन को आप कहते हैं ड्रग एडिक्शन और यू में से ड्रग डिपेंडेंस, है ना। जब विड्रॉल सिम्टम्स हमें नज़र आने लगते हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो भी टर्म्स हैं अलग अलग वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में मैं आपको कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बाई चांस नीट में हो तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग की। ड्रग एक्चुअली में क्या होता है। देखो, जनरली बच्चे यही समझते हैं जब भी ड्रग वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ड्रग का मतलब कोई भी एक बेकार केमिकल जिसको लेने से बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाए और बॉडी में उसके बैड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आप जब मेडिकल लाइन में जाएंगे तो आप फार्मेकोलॉजी, जो आपका मेडिसिन की स्टडी जो होती है, वहाँ पर सबसे पहले ड्रग वर्ड ही पढ़ेंगे। ठीक है, इवन मेडिकल में मेडिसिन से ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि ड्रग एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा केमिकल है जो बॉडी पर बैड इफेक्ट करे। ड्रग एक्चुअली में किसी भी केमिकल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, जो आपकी बॉडी में जाने के बाद बॉडी में कुछ भी चेंजेस इंड्यूस करे। वो चेंजेस मेंटल चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल जैसे आप कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में चेंजेस इंड्यूस कर रहा है, अब वो गुड चेंजेस भी हो सकते हैं और वो बैड चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर गुड चेंजेस हैं तो जनरल लैंग्वेज में हम वहाँ पे टर्म यूज़ कर देते हैं मेडिसिन, और अगर बैड चेंजेस हैं तो वी यूज़ द वर्ड ड्रग। बट एक्चुअली में दिस वर्ड इज़ यूज फॉर बोथ ऑफ द कैटेगरीज, चाहे वो गुड चेंज इंड्यूस करे चाहे बैड चेंज इंड्यूस करे, यू कैन कॉल इट अ ड्रग। ठीक है, तो एक्चुअली में व्हाट इज ड्रग? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, it is a chemical substance which induce what? Which induce या which alter the body functions of a person। क्योंकि हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। बाकी आपको पता है मेडिसिन दूसरे एनिमल्स के लिए भी होती हैं। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर द बॉडी फंक्शंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ईदर इन गुड वे और इन बैड वे। ओके, नाउ व्हाट इज अब्यूज? अब्यूज वर्ड का भी यूज़ करेंगे हम बच्चों। अगर ड्रग किसी पॉजिटिव बेनिफिट के लिए लिया जा रहा है तो दैट इज़ द गुड यूज़ ऑफ ड्रग। बट अगर उस ड्रग को लेने से पर्सन उसका हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है, और उसको अननेसेसरी नीड नहीं है तो भी उसको लेने लगता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज ड्रग अब्यूज? एक्चुअली intake of a drug for नॉन मेडिकल पर्पज, है ना, क्लियर कर दिया हमने यहाँ पर। intake of a drug for non medical purpose, okay, for non medical purpose that impairs physical and, क्योंकि डेफिनेशंस हैं
तो मुझे भी एग्जैक्टली डेफिनेशंस लर्न नहीं है, दैट्स वाई आई एम सीइंग माई नोट्स ऑल्सो. फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस. ठीक है. Intake of a drug for non-medical purpose that impair physical and mental functions is called drug abuse. Clear? Is called drug abuse. ठीक है. अगर किसी भी ड्रग को नॉन मेडिकल पर्पस के लिए लिया जाए जो उस पर्सन के फिजिकल और मेंटल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दे, तब आप टर्म यूज करेंगे अब्यूज. देन व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? एडिक्शन वर्ड कब यूज कर रहे हैं बच्चों हम? क्या होता है एडिक्शन एक्चुअली? इसके लिए एनसीईआरटी ने एडिक्शन एंड डिपेंडेंस का पैराग्राफ अलग से दे रखा है. जस्ट अ मिनट. तो व्हाट इज एडिक्शन? एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम बच्चों. एडिक्शन क्या होता है एक्चुअली में? इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट. इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट. साइकोलॉजिकली अटैच हो गया है पर्सन उस ड्रग से. इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग. सर्टेन इफेक्ट्स जैसे यूफोरिया. ठीक है. वेलनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस, इस तरह का अगर कुछ भी उसको उस ड्रग से मिल रहा है, उसको ड्रग लेने पर लग रहा है कि येस आई एम गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस ड्रग, मुझे मेंटली रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस है तो वो लेस एंशियस फील कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह के साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जब किसी ड्रग से पर्सन को हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग विच leads to take them repeatedly, which leads to take them repeatedly, okay, which leads to take them repeatedly even when they are not needed or become self-destructive. They are not needed or become self-destructive. एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि वो तब भी उन ड्रग्स को लेता है, उन केमिकल्स को लेता है जब उसे पता है कि अब ये ड्रग मेरे लिए ज़रूरी नहीं है. ही और शी नो दिस, और इवन वो उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तब भी वो उस विशियस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाता है. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एडिक्शन. ठीक है. अब्यूज यानी एकदम स्टार्टिंग वाली स्टेज, जब वो धीरे धीरे उस ड्रग को ले रहा है तो उसको मेंटली, उसके मेंटल फंक्शंस, उसके जो फिजिकल फंक्शंस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और वो धीरे धीरे उस ड्रग को बार बार लेता है. फिर जब वो बार बार लेने के साथ साथ इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाए उसके लिए, इतना ज़्यादा उस ड्रग के लिए उसको क्रेविंग होने लगे, ठीक है, कि वो ड्रग अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कई बार बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं, ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में उसके बेनिफिट के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो. जैसे आप पढ़ेंगे आगे बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायाजेपिन्स, कई सारी एंजाइटी कम करने वाली ड्रग्स होती हैं जिन्हें एंटी एंशियस एजेंट्स के फॉर्म में दिया जाता है. बट धीरे धीरे पर्सन उनका इतना एडिक्ट हो जाता है कि डॉक्टर के स्टॉप करने पर भी, उस ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन को स्टॉप करने पर भी उसको क्रेविंग होती है उस ड्रग को लेने की. ठीक है. तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए पर्सन में, तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एडिक्शन. ठीक है. एनसीईआरटी में एडिक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि शुरुआत में कोई भी पर्सन जब किसी ड्रग को किसी एक पर्टिकुलर डोज में लेता है तो आप सबको पता है कि ड्रग्स के लिए हमारी सेल्स पर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना. ड्रग्स का जो मैकेनिज्म है एक्ट करने का, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जैसे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, हार्मोन्स एक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कि जो हमारी सेल्स की सरफेस हैं उन पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आप रिसेप्टर्स कहते हैं. तो ड्रग उन रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है और उसके अकॉर्डिंग सेल में चेंजेस इंड्यूस करता है. ठीक है. तो अगर बार बार रिपीटेडली उस ड्रग को लिया जाता है तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं बच्चों, उनमें टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है. यानी अब वो जो सेम डोज है ड्रग की वो इफेक्टिव नहीं रहती है. आप लोगों ने शायद कई बार फील किया हो कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं
थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर पेन किलर ले लेते हैं, उनको थोड़े टाइम बाद उस पेन किलर का इफेक्ट आना बॉडी में बंद हो जाता है ना। उन्हें जो उन्होंने पेन किलर से पहले पेन में रिलीफ मिल रहा था अब नहीं मिल रहा, तो उन्हें एक की जगह 2 पेन किलर्स खानी पड़ती हैं, धीरे धीरे 3 पेन किलर्स खानी पड़ती हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? सेम यहाँ पर भी टॉलरेंस लेवल डेवलप हो रहा है बॉडी में। जब हम किसी भी मेडिसिन को कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक बार बार लेते हैं तो हमारी बॉडी उसकी सेम डोज के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। अब उस इफेक्ट को कम करने के लिए हायर डोज रिक्वायर्ड होती है, जिसको बोलते हैं हम कि उस ड्रग का टॉलरेंस लेवल क्रिएट हो गया है बॉडी में, ठीक है। तो जब वो टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में तो फिर पर्सन उसकी डोज को बढ़ाएगा और ज़्यादा लेगा वो उस ड्रग को। तो इस तरह से करते करते उसकी डोज बढ़ती जाती है और पर्सन एक विसियस सर्कल में फंस जाता है, यानी एक इस तरह के साइकिल में ट्रैप हो जाता है जहाँ पर अगर वो नहीं लेगा तो भी उसको प्रॉब्लम फील होगी और अगर लेगा तो बट ऑब्वियस इट बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लिखते हैं डिपेंडेंस। जस्ट अ मिनट। डिपेंडेंस, ठीक है। एडिक्शंस की ही आगे की स्टेज है बच्चों डिपेंडेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अब पर्सन एडिक्ट होते होते जब टॉलरेंस लेवल बढ़ता गया और उसने ड्रग की डोज बढ़ाई तो एक टाइम ऐसा आएगा नाउ पर्सन बिकम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग। अब वो बाकी सारी अपनी जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसका अकेडमिक्स है, सब कुछ छोड़ देगा, ठीक है। उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मान लीजिए वो बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसको अपने स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो फ्रेंड से भी अपनी दूरी बना लेगा, ठीक है। उसको भूख नहीं लगेगी, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लाइफ में सारे उसके इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ वो क्या होगा, वो उस ड्रग को ऑब्टेन, कहीं से भी उसको वो ड्रग मिल जाए और वो उस ड्रग को ले ले, इस तरह की कंडीशन में वो फंस जाएगा। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डिपेंडेंस, ठीक है। तो व्हाट इज, हाउ विल यू डिफाइन द डिपेंडेंस? डिपेंडेंस की हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, जस्ट अ मिनट। ठीक है बच्चों, देन डिपेंडेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये भी हम एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन ही फॉलो करेंगे। व्हाट इज डिपेंडेंस? इट इज द tendency of the body to manifest a characteristic। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्सन को हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अगर उसे वो चीज़, वो दवा ना मिले, वो ड्रग ना मिले तो ही स्टार्ट टू शो सम सिम्टम्स लाइक बहुत ज़्यादा शेकीनेस फील होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगा, नॉजिया होने लगेगा, इवन कभी कभार वो खुद को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इन सारे सिम्टम्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है बच्चों, दैट इज विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। विड्रॉल का मतलब जब हम किसी चीज़ से विड्रॉ करते हैं, जब उसे वो ड्रग नहीं मिलता है तो उसके बॉडी में जो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं के लिए टर्म यूज़ किया जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। कब हुआ ऐसा? इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग इज abruptly discontinued, ठीक है, is abruptly discontinued। ये सारी टर्म्स बच्चों एग्जैक्टली आपसे डेफिनेशंस इनकी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। बोर्ड्स में हाँ मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कभी कभार आपसे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट नॉर्मली आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट योर ओन डेफिनेशन, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया है तो हम विड्रॉल सिंड्रोम भी लिख लेते हैं। क्या होता है विड्रॉल सिंड्रोम? ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है अलग से, ये सिंपल सा है, इसमें आपको सिम्टम्स ध्यान रखने हैं। विड्रॉल सिंड्रोम, व्हाट इज दिस? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है पर्सन को, ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, यस, उसको इस तरह के सिम्टम्स भी फील होते हैं।
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ठीक है, नोजिया, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, सो यहाँ पे हम इसको स्वेटिंग कर देते हैं, ठीक है, विच आर रिलीव्ड, और ये सिम्टम्स कब जाएंगे उसकी बॉडी से, कब रिलीव होंगे, विच आर रिलीव्ड व्हेन ड्रग इज रिज्यूम्ड अगेन, व्हेन ड्रग इज रिज्यूम्ड अगेन, जब उसे वो ड्रग मिल जाएगा तभी ये सिम्टम्स उसकी बॉडी से रिलीव होंगे, ठीक है। दे समटाइम बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, दे समटाइम्स बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं सिंपली जो आपको ध्यान में रखनी है, अलग अलग जगह पर ये टर्म्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में, हमने इनको एक ही जगह पर लिख लिया है, आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए सो दैट अगर कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो यू कैन आंसर वेरी वेल, ओके। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। डेफिनेशंस के बाद अब आते हैं हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पर, मतलब एक तरह से वैसे तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है ड्रग्स का, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, बट जो हैबिचुएटिंग ड्रग्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका पर्सन अब्यूज़ करता है या जिनके लिए एडिक्शन आ जाता है, डिपेंडेंस आ जाता है, तो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स, ठीक है। हैबिचुएटिंग ड्रग्स वर्ड हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी में वैसे बच्चों 3 कैटेगरी डिस्कस की हैं ड्रग्स की, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्केलॉइड्स, बट उससे पहले एक दूसरा क्लासिफिकेशन मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, जो कभी कभार नीट में इस तरह के टर्म्स आपको मिलेंगे, दैट्स वाई 2 तरह के मेजर ड्रग्स होते हैं बच्चों। एक कैटेगरी कहलाती है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जिन्हें आप याद रख सकते हैं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स से, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स जो पर्सन के मूड को ऑल्टर करते हैं, इसीलिए इनको मेडिकल फील्ड में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है एंजाइटी वगैरह को कम करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और दूसरे एक ड्रग्स होते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, ठीक है। साइकेडेलिक ड्रग्स विच आर कॉल्ड हेल्यूसिनोजेंस, सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? यस, हेल्यूसिनोजेंस मतलब जो इल्यूजन्स क्रिएट करें, ये मूड को ऑल्टर कर रहे हैं, जो भी मूड है उसको जैसे कि स्टिमुलेंट भी हो सकते हैं, सेडेटिव भी हो सकते हैं, और ये वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं पर्सन के सामने, हेल्यूसिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं जो है नहीं बट उनको दिख रहा है। यस, इस तरह की भी केमिकल्स बच्चों प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं कि अगर इनको बहुत हाई डोज में ले लिया जाए, अगर पर्सन इनको रिपीटेडली यूज़ करता है तो इनको लेने के बाद पर्सन स्टार्ट टू इमेजिन समथिंग, उसे उसके सामने कोई है नहीं बट उसे लगेगा कि जिससे भी वो बात करना चाहता है वो उसके सामने है, या जिस तरह की चीज़ें वो सुनना चाहता है वो उसे सुनाई देने लगेंगी। इस तरह के इल्यूजन्स ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स क्रिएट करती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी भ्रम पैदा करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, विभ्रामक भी कह सकते हैं आप उन्हें, दे आर कॉल्ड हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है। अब जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं उनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले आता है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में देयर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर्स, सुना है आप लोगों ने ये वर्ड ट्रैंक्विलाइजर्स? यस, आप लोगों ने सुना होगा जब कभी वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनको एक गन से कुछ शूट किया जाता है उनके ऊपर, जो उन्हें मारता नहीं है, बस उन्हें शांत कर देता है, उनकी एंजाइटी को कम कर देता है, उन्हें काम कर देता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं दे आर ट्रैंक्विलाइजर्स। सेम उसी कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो ह्यूमन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। अगर कभी मेंटल हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को सडनली बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो उसको सेडेट करने के लिए, उसे काम करने के लिए जो कैटेगरी यूज़ की जाती है दे आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, दे लेसन एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी को कम करते हैं एंड प्रमोट कामनेस। बट इनको सेडेटिव क्यों नहीं कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेडेशन नहीं होता है, सुलाते नहीं हैं ये पर्सन को, इसीलिए हम यहाँ मेंशन कर देते हैं विदाउट सेडेशन, ठीक है। सेडेट नहीं कर रहे हैं वो, सुला नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको एकदम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में ले जाएंगे, तो दे आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रैंक्विलाइजर में, जो सबसे कॉमन ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों, दे आर बेंजोडायाजिपीन्स, जिनको शॉर्ट में BZD या BDZ से भी लिखा जाता है, बेंजोडायाजिपीन्स, ठीक है, क्लियर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। देन
सेकेंड कैटेगरी है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जो कि क्या करेंगे, अगेन ये भी पेशेंट को काम कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, बाय सेडेशन, यानी उसको सुला देंगे कुछ समय के लिए, उसको बिल्कुल शांत कर देंगे। तो कैसे, बाय डिप्रेसिंग द CNS, ठीक है, दे डिप्रेस CNS एंड इंड्यूस स्लीप। ध्यान रखिएगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर विदाउट सेडेशन कर रहे हैं, यहाँ पर स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। नो डाउट इन्हीं बेंजोडायजेपिन की डोज ही सेडेटिव्स की तरह यूज होती है, तो यहाँ पर भी BDZ आप लिख सकते हैं। या इसके अलावा एक और कैटेगरी है बारबिचुरेट्स, NCERT में अदर ड्रग्स करके इन सब के नाम दे रखे हैं, है ना, बारबिचुरेट्स या एम्फेटामीन्स, तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो एज अ सेडेटिव यूज किए जाते हैं। ओके, देन थर्ड कैटेगरी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दे आर ओपियोइड नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स वर्ड तो आप लोगों ने सुनी रखा होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए तो पूरा ब्यूरो बना हुआ है, ठीक है। तो नार्कोटिक्स क्या होते हैं, एक्चुअली में नार्कोटिक वर्ड हम यूज करते हैं जो पेन किलर्स की तरह जो मेडिसिन यूज होती हैं, ठीक है। जनरली हम जो नॉर्मल पेन किलर्स यूज करते हैं वो नार्कोटिक्स नहीं होते हैं बच्चों। जो जनरल पेन किलर्स हम यूज करते हैं वो इस तरह के पेन किलर्स हैं कि वो पर्सन को उसका हैबिचुअल ना बनाए। बट जब कभी कभार बहुत ज़्यादा सर्जरी, कोई बहुत पेनफुल सर्जरी होती है कि पेशेंट को होश में आने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा, या कैंसर पेशेंट्स में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि कैंसर में जो ट्यूमर है वो आसपास के नर्व्स पे प्रेशर डालता है। तो इस तरह के हाई इंटेंसिटी ऑफ पेन को कम करने के लिए, रिलीफ करने के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो ओपियोइड्स के इंजेक्शंस होते हैं, जहाँ जो एज अ पेन किलर दिए जाते हैं। तो इनको, लेकिन अगर इनको पर्सन फ्रिक्वेंटली यूज़ करेगा तो पर्सन बहुत इजीली इनका एडिक्ट बन जाता है। इसीलिए इनको सिर्फ अंडर द मेडिकल गाइडेंस डॉक्टर ही इनको देते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं वहाँ पर ओपियोइड्स कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन्स इनका अब्यूज़, स्पोर्ट पर्सन्स में जो ड्रग अब्यूज़ है उसमें ओपियोइड नार्कोटिक्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। तो ओपियोइड नार्कोटिक्स क्या करेंगे, ओपियोइड नार्कोटिक्स रिलीफ पेन, इनका जो मेन एक्शन है ये पेन किलर्स की तरह यूज होते हैं। बट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, नॉर्मल पेन किलर्स नहीं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है जो कि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज होगा ओनली, ठीक है। इसका एग्जांपल आप सबको पता है, मॉर्फिन है ना, हेरोइन की फॉर्म में जो कन्वर्ट करके यूज करते हैं, अभी हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। देन और एक लास्ट कैटेगरी है बच्चों जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है, दैट इज स्टिमुलेंट्स। ज़रूरी नहीं है हर जगह पेशेंट को सेडेट ही करना हो, हिप्नोटाइज ही करना हो, कई जगह स्टिमुलेशन भी ज़रूरी होता है। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है तो उसको थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, तो उस जगह पर स्टिमुलेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इवन स्टिमुलेंट तो बहुत कॉमन है, हम अपनी डेली लाइफ में जो टी या कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी जो पीते हैं उसमें जो कैफ़ीन होता है, तो अगर हमें नींद आ रही होती है, हम थकान महसूस करते हैं, तो चाय या कॉफ़ी पीते ही वाई वी फील एनर्जेटिक, वी फील स्टिमुलेंट, बिकॉज उनमें जो कैफ़ीन होता है उसका भी हमारे CNS के रिसेप्टर्स पर स्टिमुलेटिव एक्शन है, तो उसको लेते ही वी फील एनर्जेटिक। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि टी और कॉफ़ी डेली पीने से हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो कोई बहुत डेंजरस स्टेज वाला कि हमें उसका एडिक्शन या डिपेंडेंस हो जाएगा या उसको लेने से बहुत ज़्यादा बॉडी पे साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। सो यू कैन टेक सम अमाउंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी डेली, बट येस इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स क्या होंगे बच्चों, स्टिमुलेंट क्या करेंगे, मेक पर्सन more alert and they make the person more alert and active, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो आपका कैफीन, ठीक है, वन इज कैफीन एंड वन इज कोकेन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो कोकेन भी स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम डिटेल में बच्चों एक तो इसको लेंगे ओपियोइड्स को, एक कोकेन को और एक कैनाबिनॉइड्स, वो हम इधर देखते हैं। देखिए ये चारों आपको समझ में आ गए क्या होते हैं। अब साइकेडेलिक ड्रग्स क्या हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स मैंने आपको बताया इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दे ऑल्टर थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन, परसेप्शन समझ रहे हैं ना आप, कि जो है नहीं उसको परसीव करने लगेगा पेशेंट, परसेप्शन ऑफ अ पर्सन,
ठीक है। दे ऑल्टर थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन ऑफ अ पर्सन एंड दे कॉज ऑप्टिकल या आप कह सकते हैं विजन से रिलेटेड और ऑडिटरी इल्यूजन्स, ठीक है। जो चीज़ें हैं नहीं वो उसको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, तो इस तरह के भ्रम को हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स या ऑडिटरी इल्यूजन्स, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं बच्चों वो कहलाते हैं हेल्यूसिनोजेंस। इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है LSD, जो आपके बुक में न्यू एडिशन में LSD हटा दिया गया, बट पुराने एडिशन में गिवन था और बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। तो LSD की फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ओके, ध्यान रहेगा आप लोगों को ये। देन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों कि ये जो LSD है ना, ये ऑब्टेन किससे होता है? नीट में एक दो बार पूछा गया है क्वेश्चन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक एल्कलॉइड है, इट इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्गॉट फंगस। आप लोगों ने पढ़ रखा है फंगस में, जब आपने फंजाई किंगडम पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक फंगस का नाम पढ़ा होगा क्लेविसेप्स, है ना, एस्कोमाइसिटीज में। तो क्लेविसेप्स को अर्गॉट फंगस कहते हैं क्योंकि ये राई का जो प्लांट होता है उसमें अर्गॉटिज्म डिजीज क्रिएट करता है। तो वो जो अर्गॉटिज्म डिजीज क्रिएट करने वाला जो फंगस है उसका नाम ध्यान है आप लोगों को? क्लेविसेप्स परप्यूरा, क्लेविसेप्स परप्यूरा, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसी से ये एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट कॉज हेल्यूसिनेशंस, ठीक है, क्लियर। देन दूसरा एक कॉमन ये हेल्यूसिनोजन है कैनाबिनॉइड्स, जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। हेम्प प्लांट है ना, कैनाबिनॉइड्स कौन से ड्रग्स को बोलते हैं आप? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा का जनरल नेम है हेम्प प्लांट। अभी हम एक टेबल बनाएंगे इन सब के लिए अलग से, जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, जो NCERT में गिवन है। तो वो जो ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट, ठीक है, ये भी बच्चों हेल्यूसिनोजेनिक एजेंट्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हुए आपके, बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुन रखा होगा भांग, है ना। होली पर भांग पीकर कैसे पर्सन बहक जाता है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। क्यों बहक जाना? मतलब इल्यूजन्स क्रिएट होने लग जाते हैं, हेल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं उसको, ठीक है। इवन चरस और गांजा सुना है आपने? मूवीज देखते होंगे तो उनमें नाम सुना होगा। यस, हशीश, ये आपके लिए हो सकता है न्यू नेम हो, मैरिजोना। तो ये सारे जो नाम मैं आपको लिख रही हूँ यहाँ पर, दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉरी हेम्प प्लांट, और इन्हीं की दे ऑल आर हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजन होने के साथ साथ ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं बच्चों। ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी पर्सन एनर्जेटिक फील करता है इन ड्रग्स को लेने के बाद। इसीलिए अगेन कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो ड्रग अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट पर्सन्स, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन्स कैनाबिनॉइड्स का भी ड्रग अब्यूज करते हैं, क्लियर। और इसके अलावा आपकी बुक में एक दो नाम और दे रखे हैं, जैसे एक केमिकल दे रखा है बच्चों एट्रोपिन, है ना। एट्रोपिन आपने 11th स्टैंडर्ड में प्लांट फैमिलीज में पढ़ा होगा। एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। तो इससे जो केमिकल आइसोलेट किया जाता है एट्रोपिन, वो भी एक हेल्यूसिनोजन है। उसके अलावा दतूरा, हाँ दतूरा, प्लांट का नाम भी दतूरा ही है, तो इसको भी हेल्यूसिनोजन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सो दीज आर सम हेल्यूसिन। और हाँ, एक और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे बच्चों, ये जो कोकेन है ना, ध्यान रखिएगा, ये वैसे तो एक स्टिमुलेंट है, इट इज़ अ साइकोट्रॉपिक ड्रग, बट अगर एक्सेस डोज में कोकेन को ले लिया जाए तो कोकेन बिकम हेल्यूसिनोजन, ठीक है। NCERT में क्लियरली कोकेन जो कोका अल्कलॉइड्स कोकेन के बारे में दिया है, वहाँ पे लिखा है कोकेन इन एक्सेस डोज, कोकेन इन एक्सेस डोज कैन कॉज हेल्यूसिनेशंस। तो अलग से नीट में ये स्टेटमेंट आ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। दतूरा के नीचे आई थिंक कोकेन क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं दतूरा, एंड देन कोकेन इन एक्सेस डोजेस, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए बच्चों फटाफट से, ठीक है, क्लियर। अब हम एक टेबल बनाते हैं बच्चों इसी में,
दैट जो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में जो 3 कैटेगरीज डिस्कस की हैं ड्रग्स की, 2 आपके साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में ओपियोइड्स और कोकेन, और एक आपने हेलुसिनोजेंस में पढ़ा कैनाबिनॉइड्स। तो इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, अंडर द हेडिंग कॉमनली यूज ड्रग्स। जो सबसे ज़्यादा जिनका कॉमन ड्रग अब्यूज़ होता है, यूज़ मतलब यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके लिए। तो उनके लिए हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज कर लेते हैं। फर्स्ट इज ओपियोइड्स, सेकेंड इज कैनाबिनॉइड्स, इनके जो नाम है वो इस बेसिस पर है कि ये किस प्लांट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, एंड थर्ड इज कोका अल्कलॉइड्स, ठीक है, कोका अल्कलॉइड्स। ओके, यहाँ हम टेबल में इसके बेसिस लिख लेंगे, इनके डिफरेंशिएशन के, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ सबसे पहले इनका सोर्स प्लांट लिख लेते हैं, किस प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है। एज नेम सजेस्ट ओपियोइड, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम प्लांट। आपकी बुक में फोटोग्राफ बना हुआ है इसका, ठीक है, मैं डायग्राम्स नहीं बनाने वाली हूँ यहाँ पर, यू हैव टू जस्ट सी दोज डायग्राम्स, जिसको नॉर्मली पॉपी प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, ओपियम प्लांट को बच्चों पॉपी प्लांट भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम हम लिख लेते हैं, ये आपसे बोर्ड्स में और नीट में दोनों में ही पूछा जा सकता है, सो आप याद कर लीजिएगा, पेपेवर सोमनीफेरम, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, क्लियर। देन कैनाबिनॉइड्स, और यहाँ पर भी ये जो ओपियोइड्स हैं बच्चों, ये ओपियम प्लांट के किस पार्ट से आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लेटेक्स से, ठीक है, ओके। तो यहीं पर हम मेंशन कर देते हैं अलग से लिखने की जगह, फ्रॉम लेटेक्स ऑफ ओपियम प्लांट, ठीक है, व्हाइट कलर का जो मिल्की फ्लूइड निकलता है ओपियोइड से, ओपियम प्लांट से, दैट इज लेटेक्स। देन कैनाबिनॉइड्स किससे ऑब्टेन होते हैं बच्चों, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपकी बुक में लिखा है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर का, यू ऑल नो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स के ग्रुप को कहते हैं, तो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है या उसके जो फ्लावर टॉप्स हैं, ठीक है, या जो उसकी लीव्स हैं, या इनसे भी एक केमिकल निकलता है, दे आर कॉल्ड रेजिन्स, ठीक है। तो इन सभी से कौन से प्लांट का, ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, कैनाबिस सटाइवा। अगेन इसके भी लीफ टॉप का फोटोग्राफ आपकी बुक में है, तो जस्ट बाई चांस एक छोटा सा डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, बोर्ड में आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है नीट में भी, कि विच पार्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट आर यूज्ड टू ऑब्टेन कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। एंड देन लास्ट, कोका अल्केलॉइड्स किससे ऑब्टेन किया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साइंटिफिक नेम है तो इरिथ्रोजाइलम कोका, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इरिथ्रोजाइलम कोका। और ये जो कोका अल्केलॉइड है, एज द नेम इंडिकेट्स अल्केलॉइड, ये एक अल्केलॉइड सब्सटेंस है, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में कि इट इज अ नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका, तो आप जस्ट ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इज अ नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका, क्लियर, ठीक है। इसको सिंपली कोका प्लांट भी बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसका नाम है बच्चों कोका प्लांट, ठीक है। तो सबके कॉमन नेम्स हो गए, साइंटिफिक नेम्स हो गए। चलिए अब आते हैं हम, ये सब एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखा है बच्चों, तो हम उसको टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, जिससे आप लोगों को लर्न करने में ईजी रहे। सोर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हम इनके रिसेप्टर्स पे, कि बॉडी में किस जगह पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। एज यू नो दे ऑल आर मेकिंग अ पर्सन एडिक्ट और डिपेंडेंट, तो इसका मतलब सीएनएस में तो इसके रिसेप्टर होंगे ही होंगे, और सीएनएस के अलावा भी अगर कहीं पर रिसेप्टर्स हैं तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, एक तो सीएनएस में, इन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ऑल्सो इन द जीआईटी,
जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भी ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए ओपियोइड्स लेने पर जीआईटी रिलेटेड इफेक्ट्स भी पर्सन में देखे गए हैं। ठीक है, वो उनकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। इसी तरह कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स सीएनएस के साथ साथ सीवीएस यू नो ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिखने की जरूरत है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पर ब्लड वेसल्स में भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं। इसी वजह से कैनाबिनॉइड्स लेकर मैंने आपको कहा पर्सन फील एनर्जेटिक, तो वो जो एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है, उसे ऐसा लगता है, तो वो सीवीएस पे इसके रिसेप्टर्स का इफेक्ट है। ठीक है, और जो कोका एल्केलॉइड्स हैं बच्चों, इसके ये बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। ये कैसे काम करता है, कोका एल्केलॉइड का एक इफेक्ट दे रखा है आपकी बुक में, यूफोरिया। यूफोरिया का मीनिंग समझते हैं आप यूँ समझ लीजिए, यूफोरिया का मतलब है 7वें आसमान पे पहुंच जाना। यानी ये ड्रग लेकर पर्सन को लगता है कि वो 7वें आसमान पे पहुंच गया, यानी उसको जो जो चाहिए लाइफ में वो सब मिल गया। ही फील एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है यूफोरिया। तो क्यों पर्सन को कोकेन लेने पर यूफोरिक फील होता है, क्योंकि जब वो कोकेन लेता है तो कोकेन क्या करता है, जो आप सबको पता है हमारे नर्व्स में सिनेप्स होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जब कोई सिग्नल आता है तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, आपने पढ़ा है, जैसे एसिटाइल कोलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन के जैसा ही एक और न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में होता है बच्चों, डोपामिन। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, डोपामिन। तो डोपामिन जो है वो हमें खुशी का एहसास कराता है। जब भी हमें कोई मोटिवेशनल न्यूज़ मिलती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, तो वाई वी फील हैप्पी, क्योंकि उस समय डोपामिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जो डोपामिन है उसका रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, जो मेटाबोलाइज हो जाएगा वो मेटाबोलाइज हो गया, जिसने सिग्नल्स दे दिए उसने हैप्पीनेस फील कराया, और जो एक्स्ट्रा डोपामिन है उसका रीअपटेक कर लेंगे और धीरे धीरे वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट कोकेन क्या करता है, डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। अगर डोपामिन रिलीज तो हो रहा है बट उसका रीअपटेक नहीं हो रहा, तो हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनी रहेगी और वो कंटिन्यूअसली नर्व्स को सिग्नल देगा, और इसकी वजह से एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के साइकिल में पर्सन फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोकेन लेने पर पर्सन फील यूफोरिया बिकॉज इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ डोपामिन। ठीक है, तो इसके एक्शन में हम ये बात लिख देते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्या करता है, कोकेन inhibits reuptake of dopamine. What is dopamine? It is a neurotransmitter. तो अगर इसका रीअपटेक नहीं होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, पर्सन फील यूफोरिक। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। तो इन सब रिसेप्टर्स पे जब भी एक्शन होगा इन ड्रग्स का, तो उनके क्या इफेक्ट्स होंगे बच्चों बॉडी पर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ ड्रग। ओपियोइड्स जो हैं दे आर पेन किलर्स, अभी अभी हमने पहले भी लिखा था, है ना, पेन किलर्स, नार्कोटिक्स वर्ड यूज किया था जिसके लिए हमने, एंड ऑल्सो शो सम सेडेटिव एक्शन, ऑल्सो शो सेडेटिव एक्शन, मतलब एग्जैक्टली सुलाते नहीं हैं, ठीक है, पेन को सेडेट कर रहे हैं, बट एनसीईआरटी में यूज किया है ये वर्ड, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दे शो सेडेटिव एक्शन। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स जो हैं बच्चों वो आपने पढ़ा, हेल्यूसिनेशंस तो क्रिएट कर ही रहे हैं, हेल्यूसिनेशंस इफेक्ट, हेल्यूसिनेशंस कॉजिंग एजेंट्स and also make a person more energetic। इसके CVS पे जो इफेक्ट है उसकी वजह से ऐसा हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा भांग लेने के बाद, होली पर लोग भांग क्यों पीते हैं, जिससे थकान ना हो, काफ़ी देर तक वो डांस करें, एंजॉय कर सकें, तो उससे आप याद रख सकते हैं, जिससे कोरिलेट करने का तरीका है। ठीक है, और जो कोका एल्केलॉइड्स है इसका इफेक्ट क्या बताया मैंने आपको, दे कॉज फीलिंग ऑफ extreme happiness, that is called extreme happiness। के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, यूफोरिया। क्यों हुआ यूफोरिया, उसका कॉज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डोपामिन का रीअपटेक इनहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। देन अब आते हैं हम इनके लास्ट में मोड ऑफ इनटेक, और देख लेते हैं बच्चों हम इसका कौन किस फॉर्म में लिया जाता है। ये भी एनसीईआरटी ने दिया है, तो मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको हम टेबल में इंक्लूड कर लेते हैं इसको भी।
तो जो ओपियोइड्स हैं, जनरली ओपियोइड जो है, जो मॉर्फिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हम एग्जांपल्स लिख लेंगे लास्ट में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में इनको कैसे लिया जाता है, जनरली दे आर इनटेक बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग समझते हैं आप, इनहेलेशन के थ्रू, कि मतलब आपने कभी देखा हो मूवीज़ वगैरह में कि ड्रग को रख लिया जाता है हाथ पे या टेबल पे और फिर उसको इनहेल करके नोज के थ्रू उसको सूंघा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्नॉटिंग। ठीक है, तो जो ओपियोइड्स हैं बच्चों, वो स्नॉटिंग दैट इज़ इनहेलेशन मोड के थ्रू लिया जाता है। मॉर्फिन वैसे जनरली ना, मॉर्फिन इसका मेडिकल नेम है, जो मेडिकल में यूज़ होता है दैट इज़ मॉर्फिन। फिर मॉर्फिन को हेरोइन में कन्वर्ट करके एज अ ड्रग अब्यूज़ होता है वो। ठीक है, वो हम अभी लिखेंगे एग्जाम्पल्स में। कैनाबिनॉइड्स को स्नॉटिंग से भी ले सकते हैं, और जैसा कि नाम से पता है भांग, चरस, गांजा इनको लोग पीते हैं, खाते हैं, तो इनका ओरल इंटेक भी किया जाता है। स्नॉटिंग एंड ओरल इंजेशन। ठीक है, याद रहेगा, कैसे याद रखेंगे ओरल इंजेशन, भांग से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कोका अल्केलॉइड्स जो हैं बच्चों, कोका अल्केलॉइड्स अगेन कोकीन तो स्नॉटिंग के थ्रू ही लिया जाता है। इन दोनों में क्यों यहाँ पे ओरल इंटेक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मॉर्फिन में दे रखा है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बिटर टेस्ट होता है, तो इट नेवर टेकन इन द ओरल फॉर्म। ठीक है, क्लियर। देन लास्ट में हम लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, देख सकते हैं आप, अभी स्पेस है, यस। फिफ्थ है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ओपियोइड्स में आता है एक तो मॉर्फिन, ठीक है, जो कि नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है। इसको ड्रग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इसका जो ड्रग फॉर्म है उसको कहा जाता है हेरोइन, जो मार्केट में स्मैक के नाम से मिलता है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन को का डाईएसिटाइलेशन करके उसे हेरोइन में कन्वर्ट किया जाता है, और हेरोइन किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, स्मैक के नाम से। दिस इज वन ऑफ द नेम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है। देन कैनाबिनॉइड्स की एग्जाम्पल्स तो अभी हमने पहले भी लिखे थे, हेल्यूसिनोजेंस में भांग, चरस एंड गांजा। ठीक है, हशीश, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ऑप्शंस में बहुत कॉमनली मिल जाएंगे आपको, मैरिजुना। क्लियर। एंड कोका अल्केलॉइड्स में सिंपली इसको तो कोकेन या कोक कहा जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोका अल्केलॉइड्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बस इसमें एक चीज़ एनसीईआरटी में और दे रखी है कि ये जो मॉर्फिन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, वो भी आप चाहें तो टेबल में ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो मॉर्फिन है इट इज़ बिटर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, तो अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं पर आप ये फीचर इसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाई चांस 1 मार्क में पूछ लिया जाए या एनसीईआर या नीट में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फिन, तो वाइट, बिटर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, क्लियर। इसका स्नैपशॉट लीजिए। तो ये मैंने आपको टेबल बनवा दी है बच्चों, जो आपके बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखा है ना सारे ड्रग्स के बारे में, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड हैं वो हमने यहाँ पे उनको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, स्नैपशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा बच्चों, ये यूफोरिया तो करता ही है, और जो हमने लिखा था एक्सेस डोज में क्या करता है, एक्सेस डोजेस इंड्यूस हेल्यूसिनेशंस, है ना, हेल्यूसिनेशंस भी कॉज करता है, सो यू हैव टू रिमेंबर एक्सेस डोजेस इंड्यूस हेल्यूसिनेशंस। ठीक है, क्लियर, ले लिया आप लोगों ने स्नैपशॉट। ठीक है, नाउ लेट मी रब इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं हम इसके, अच्छा बच्चों कुछ पिक्चर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि एक केमिकल स्ट्रक्चर दिया है मॉर्फिन का, एक कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का। डोंट वरी, वो ड्रॉ करने के लिए आपसे एग्जाम में नहीं आते हैं जनरली, तो आप उनको जस्ट देख सकते हैं एक बार कि बाई चांस नीट में पिक्चर आ जाए और आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई विच कैटेगरी ऑफ ड्रग इट इज़, तो आपको वहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, देन अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्रग्स हमने देख लिए जो कॉमनली यूज ड्रग है। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स,
आपके बुक में अलग अलग हेडिंग्स हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो एडोलेसेंट एज ग्रुप पे इसके क्या इफेक्ट होते हैं, एंड यू नो स्पोर्ट पर्सन जो रेसलिंग या WWF वगैरह इस तरह के जो गेम्स होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पेन के इफेक्ट को कम करने के लिए या ज़्यादा एनर्जी लेवल के लिए इस तरह के ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट पर्सन्स पे उन ड्रग अब्यूज़ का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम दोनों पर इनके इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। एक हम डिस्कस कर लेते हैं इन एडोलेसेंट्स, ठीक है। वैसे ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट बना लेंगे हम जिससे आप याद रख सकें सिम्टम्स को। एंड इन स्पोर्ट्स पर्सन्स, ठीक है। एडोलेसेंट्स में 2 बातें डिस्कस करी है एनसीईआरटी ने। पहले तो व्हाई एडोलेसेंट बिकम हैबिचुअल ऑफ दीज ड्रग, एडोलेसेंट एज ग्रुप ही सबसे ज़्यादा क्यों इस तरह की हैबिट्स का शिकार होता है, तो उसके कुछ रीजंस एनसीईआरटी ने बच्चों दे रखे हैं जो आपको जस्ट समझना है, याद करने की कोई एज सच नीड नहीं है। कि जनरली एडोलेसेंट एज ग्रुप में जिसमें आप सब लोग हैं, यू हैविंग क्यूरियोसिटी फॉर ऑल द थिंग्स, आपको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानने का मन होता है कि अच्छा एक बार लेके तो देखते हैं कि इस ड्रग को लेने से क्या होगा बॉडी में। या बैड कंपनी, मान लीजिए आप किसी ऐसी फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं जिन लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों की आदत है, तो उनको देखकर वो आपको इंड्यूस करते हैं कि आप भी इस चीज़ को एक बार लेके देखिए। या फिर एक आपके बुक में दे रखा है, आजकल के लाइफस्टाइल में दीज हैबिट्स आर कंसीडर्ड एज कूल। जैसे आपने सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि अच्छा तुम स्मोकिंग नहीं करते यार, ये तो एक बहुत ही कूल सा फिनोमेनन है, आप इसको करके देखो, क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स या इस तरह की चीज़ों के बार बार कांटेक्ट में जब एडोलेसेंट्स आते हैं, टीनेजर्स जो ग्रुप के जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो उनको वो चीज़ स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर टेस्ट, और फिर धीरे धीरे वो उनके CNS को इस तरह इफेक्ट करती है कि वो बार बार उस चीज़ को लेने लग जाते हैं एंड दे बिकम हैबिचुअल फॉर दिस। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आप प्रोन एज ग्रुप में हैं। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहाँ पर भी जो भी जाएंगे, तो उन लोगों को इन हैबिट्स में फंसाने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स घूमते हैं बच्चों। तो ऐसी किसी भी हैबिट में आपको नहीं पड़ना है। एक और मेन कॉज है एकेडमिक प्रेशर, है ना। आप लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, आपको लगता है कि सारा एकेडमिक प्रेशर सिर्फ आप पर ही है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ के हर फेज में कोई ना कोई प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए किसी गलत हैबिट की तरफ जाना इज़ वेरी बैड, और ये तभी समझ में आता है जब उस हैबिट का एडिक्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंड्यूस द एडोलेसेंट एज ग्रुप टुवर्ड्स दीज हैबिचुएटिंग ड्रग्स, तो यू कैन मेक अ लिस्ट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दे ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी। टेलीविज़न, मूवीज़, है ना, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बट सेलिब्रिटीज़ इस तरह की हैबिट्स, स्मोकिंग वगैरह को एक बहुत ही स्टेटस आइकन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे उन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की हैबिट्स में एडोलेसेंट एज ग्रुप फंसेगा तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उनकी बॉडी पर, देखिएगा। कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं कुछ इफेक्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा है कि जो ड्रग अब्यूज़ का हैबिचुअल हो जाता है उसमें सबसे इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, दैट इज़ रेकलेस बिहेवियर। अचानक से उस पर्सन का, उस बच्चे का बिहेवियर चेंज होने लगता है सोसाइटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ही स्टार्टेड टू शो रेकलेस बिहेवियर। देन वेंडलिज्म, वही वायलेंस शो करना, ठीक है। वेंडलिज्म एंड वायलेंस, किसी भी बात को नहीं मानना, अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना, ठीक है। देन उसके अलावा अगर बहुत एक्सेस में ड्रग ले लिया जाए बच्चों, तो आपकी बुक में क्लियरली लिखा है दैट एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सेस डोज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ। तो बिल्कुल दूर रहिएगा इस तरह की हैबिट से, ठीक है। और इवन आपको लगता है कि आपका कोई भी फ्रेंड इस तरह की बैड कंपनी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो तुरंत आप अपने टीचर या उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जिससे उसकी काउंसलिंग करके इनिशियल स्टेज पर ही उसको रोका जा सके, ठीक है, क्लियर। देन उसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस भी यहाँ पर इसमें दे रखे हैं, जैसे कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। कोई भी ज़रूरी नहीं है, नॉट ओनली एकेडमिक, अगर वो कोई एक बहुत अच्छा स्पोर्ट पर्सन है तो उसकी जो भी स्पोर्ट्स खेलने की जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी इसका एक सिम्टम है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज,
वो क्लासेस से एब्सेंट रहने लगेगा, मिस करने लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा जहाँ पर उसको ये ड्रग्स मिलेंगे, तो उन फ्रेंड्स के साथ मिलना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। प्लस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, है ना, आपने देखा होगा मूवीज़ में जो इस तरह के लोग होते हैं उनको पर्सनल हाइजीन से बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ठीक है। आइसोलेट कर लेगा वो खुद को, किसी से भी बात करना उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब वार्निंग साइंस हैं बच्चों इन हैबिट्स के। आइसोलेशन, डिप्रेशन, ठीक है, फटीग, बहुत जल्दी चीज़ों से थक जाएगा, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, ओके। इवन एग्रेसिवनेस एंड रेबेलियस बिहेवियर, कभी कभार डिप्रेशन शो करेगा, कभी कभार इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कि वो हर चीज़ को रिबेल करने लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब पर्सन ड्रग एडिक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। तो इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि ये जो सिम्टम्स मैंने लिखे इनको वार्निंग साइंस कहा जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड वार्निंग साइंस। अगर ये किसी बच्चे में, किसी एडोलेसेंट में दिख रहे हैं तो इसका मतलब तुरंत उनके पेरेंट्स या टीचर्स से कांटेक्ट करना चाहिए फॉर देयर प्रॉपर काउंसलिंग, ठीक है। सो दीज आर सम इफेक्ट्स इन एडोलेसेंट्स। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स की। स्पोर्ट पर्सन्स में सबसे पहले तो आपकी बुक में कुछ नाम दे रखे हैं बच्चों कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट पर्सन ज़्यादातर अब्यूज़ जिनके लिए करते हैं, ठीक है। इसमें एक दे रखा है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो मैंने आपको बताया, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, है ना, वही ओपियोइड्स, क्योंकि रेसलिंग वगैरह में पेन होता है तो पेन को टॉलरेट करने के लिए दे फ्रिक्वेंटली यूज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। देन इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड समझते हैं ना आप, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं मेल या फीमेल प्लेयर्स दोनों अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बिकॉज यू नो आपने 11th में पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन का एक एक्शन होता है एनाबॉलिज्म, है ना, ये मस्क्यूलेचर को स्ट्रांग बनाता है। तो उसे स्ट्रांग बनाने के लिए जो कि डाइटरी मोड से, एक्सरसाइज से बनाना चाहिए, उसकी जगह वो स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं जिनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर होता है, ठीक है। इसके अलावा डायूरेटिक्स भी स्पोर्ट पर्सन्स में बहुत कॉमनली देखा गया है, और कैनाबिनॉइड्स तो अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स ऑल्सो। सो दीज आर सम ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट पर्सन्स, ठीक है। तो अगर आपसे जस्ट नाम पूछा जाएगा तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। अब इनके इफेक्ट्स देख लेते हैं हम। आपके बुक में इफेक्ट्स समझाने के लिए मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग इफेक्ट समझाए गए हैं बच्चों, मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। मेल स्पोर्ट पर्सन की बॉडी पे क्या इफेक्ट होंगे और फीमेल्स में क्या होंगे। कुछ कॉमन इफेक्ट हैं और कुछ इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं। तो कॉमन इफेक्ट में क्या क्या है, पहले हम कॉमन इफेक्ट्स लिख लें यहाँ पर। चलिए हाँ ठीक है, पहले कॉमन इफेक्ट्स लिख लेते हैं हम। तो जैसे कि एक्ने, मूड स्विंग्स। अच्छा बच्चों, कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस हो गया था तो मैंने ये लिस्ट पूरी बना दी है, बट आई थिंक वो आप लोग उसको देख नहीं पाए हैं, तो मैं दोबारा से एक बार इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली कहाँ पे थे हम लोग कि जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं जो इन ड्रग्स को कॉमनली अब्यूज़ करते हैं उनमें क्या क्या इफेक्ट्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन इफेक्ट्स लिखे हैं पहले बच्चों, मेल्स और फीमेल्स में जो कॉमनली देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर स्पोर्ट पर्सन्स बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेंगे तो आपको पता है उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, है ना। स्टेरॉइड्स यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह का इंजेक्शन प्लेयर्स लेते हैं मस्क्यूलेचर को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज यू नो कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनाबॉलिक इफेक्ट को बढ़ाता है, सिंथेसिस करता है चीज़ों को बॉडी में, ठीक है। तो दे हैव टू फेस मूड स्विंग्स। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ठीक है। एक्ने यू नो ना, पिंपल्स, जो कि नॉर्मली भी एक एडोलेसेंट का जब एडोलेसेंट एज ग्रुप में चेंजेस होते हैं तो नॉर्मली भी वो होता है, अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ओके, बिहेवियरल चेंज है, और कभी कभार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं पर्सन। तो ये तो कुछ कॉमन इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ मेल और फीमेल के इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इन ड्रग्स का डायरेक्ट इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से दोनों ही केसेस में स्टेरिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए कितने हार्मफुल हैं ये ड्रग अब्यूज स्पोर्ट पर्सन्स के लिए। जैसे कि आपके बुक में दिया है रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है, टेस्टिस का साइज रिड्यूस होगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा,
इवन गायनेकोमेस्ट्रिया भी हो सकता है, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन मेल, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि वो ड्रग्स कंटिन्यूस पर्सन की बॉडी में जा रहे हैं, तो आपको पता है जो हमारे डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन हैं, किडनी और लिवर, उनमें भी डिसफंक्शन इनकी वजह से देखा गया है, ठीक है। प्लस प्री मेच्योर बाल्डनेस, वैसे भी मेल्स में बाल्डनेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, समय से पहले बालों का झड़ जाना, ठीक है, और जो ड्रग्स लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम और जल्दी देखी गई है। तो दैट प्री मेच्योर बाल्डनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होगी तो यूरिथ्रा पे प्रेशर पड़ेगा, यूरिन रिलीज में प्रॉब्लम होगी और उसके बहुत डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ड्रग अब्यूज़ के मेल स्पोर्ट पर्सन्स में। और फीमेल स्पोर्ट पर्सन्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है, फेस पर, बॉडी पर हेयर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, अगेन टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। वॉइस डीपनिंग, जो मेल्स वाले फीचर्स हैं वो फीमेल प्लेयर्स में दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड प्लस जैसे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है, वैसे फीमेल प्लेयर्स में क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट भी कॉमनली देखा गया है, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर सम इंडिविजुअलिस्टिक इफेक्ट्स विच आर कॉमनली सीन इन मेल एंड फीमेल स्पोर्ट पर्सन्स जो ये ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में एनसीईआरटी ने बच्चों, आप चाहें तो उसको यहाँ पर एक नोट की तरह लिख सकते हैं, ये भी दिया है कि अगर कोई बच्चा जब तक उसमें हाइट उसकी पूरी नहीं मतलब पूरा ग्रोथ नहीं हो रही है, उस टाइम पर ही अगर वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया है कि जो बच्चों ने अगर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ देखा गया है, यानी उनके जो बोन्स के एंड्स हैं उनका प्री मेच्योर फ्यूज़न हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट कम रह जाती है और जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ स्टेटमेंट, लिखिए यहाँ पर, इन द adolescent sport persons, in the adolescent sport persons, should I write it? You are able to see this segment? No, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं हम ऊपर, ठीक है। आपको क्या लिखना है नोट में बच्चों, in adolescent players in adolescent players, drug abuse may cause severe acne, premature fusion of premature closure of growth centers of bones, ठीक है, ग्रोथ सेंटर्स प्रीमेच्योरली फ्यूज हो जाएंगे, रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। ये एडोलेसेंट प्लेयर्स में होगा, ठीक है, ये आप नोट में यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज, ठीक है। अब हम लास्ट में इसका स्नैपशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में एक और हेडिंग जो एनसीईआरटी ने दी है, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस हैबिट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें आप नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए जो एनसीईआरटी ने दिए हैं कि क्योंकि पर्सन अब एडिक्ट हो चुका है, डिपेंड हो चुका है उस ड्रग पे और उसमें विड्रॉल सिंड्रोम दिख रहे हैं, तो किस तरह उसको इस हैबिट से बाहर निकाला जाए। डी एडिक्शन सेंटर्स का नाम सुना है आप लोगों ने, तो यस, उन डी एडिक्शन सेंटर्स में किस तरह, या ज़रूरी नहीं है डी एडिक्शन सेंटर में ही ले जाना पड़े, पहले पेरेंटल काउंसलिंग या टीचर्स या इस तरह की काउंसलिंग से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिए हैं जिससे इस तरह की हैबिट्स को रिड्यूस किया जा सके, दैट इज़ अवॉइड अनड्यू प्रेशर, ठीक है, बच्चों पर अननेसेसरी एकेडमिक्स या किसी से भी फैमिली या फाइनेंशियल कोई भी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा लोड चीज़ों का नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सी टेंशन ज़रूरी है वरना पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। देन प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग, आई थिंक इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आप लोग इतने एडुकेट हो चुके हैं कि यू नो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स ऑन द बॉडी, तो आप इन हैबिट्स के शिकार नहीं होंगे, ठीक है। देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स,
पेरेंट्स को हमेशा वॉच करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरह के फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है, क्या उनमें डेंजर साइंस अगर हैं, हमने अभी डिस्कस किए थे ना डेंजर साइंस, तो वो डेंजर साइंस हमेशा देखने चाहिए, वार्निंग साइंस जिनको आप बोलते हैं, डेंजर और वार्निंग साइंस, ठीक है। अगर वो नज़र आ रहे हैं बच्चों में तो उनको तुरंत काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड अगर इन सब चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर सीकिंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प, सीकिंग फॉर प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, जो कि डी एडिक्शन सेंटर्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कई सारे इस तरह के टैबलेट्स भी मार्केट में आते हैं, जैसे निकोटेक्स, अगर आप लोगों ने कभी ऐड देखा हो तो, जिन लोगों को टबैको की बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है, तो अगर वो उस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह के च्युइंगम्स की फॉर्म में निकोटेक्स से टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। अगर वो उनको यूज़ करेंगे तो उन्हें बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आएगी कि उन्होंने स्मोकिंग कर लिया है या टबैको इनटेक कर लिया है, बट धीरे धीरे फिर उसकी डोज कम करते जाएंगे और वो उस हैबिट से दूर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, ठीक है। इसका चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नोट्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह से ड्रग्स की कैटेगरी में तो आएगा ही, उनका भी एडिक्शन और डिपेंडेंस तो होता ही है पर्सन को, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा स्मोकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी ने दिया भी है स्मोकिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात तो कि स्मोकिंग में पर्सन क्या इनटेक कर रहा है बच्चों, स्मोकिंग में टबैको इनटेक कर रहा है, ठीक है। और टबैको जो है वो किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, टबैको ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अच्छा रुकिए पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, स्मोकिंग में क्या कर रहा है पर्सन, टबैको इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, या फिर च्युइंग की फॉर्म में भी तो होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग और च्युइंग, है ना, जो जर्दा, पान, गुटखा ये सब जो खाते हैं उनमें अगर टबैको है तो वो भी हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है, स्मोकिंग और च्युइंग फॉर्म, ठीक है। टबैको का सोर्स क्या है बच्चों, टबैको का सोर्स पूछ सकते हैं आपसे, वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, द प्लांट इज निकोटियाना टबैकम, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ जिनके पूछने के चांसेस हैं। निकोटियाना टबैकम साइंटिफिक नेम है, ठीक है। देन टबैको में कौन सा हार्मफुल केमिकल होता है जिसका पर्सन एडिक्ट हो जाता है, तो दैट इज निकोटीन। निकोटीन इज एन अल्कलॉइड, ठीक है, प्रेजेंट इन टबैको एंड कॉज एडिक्शन, ठीक है। इसी निकोटीन का पर्सन एडिक्ट हो जाता है। और ये निकोटीन बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है बच्चों, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से, देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब मैं सिर्फ पर्टिकुलरली स्मोकिंग के रेफरेंस में अगर बात करूं कि स्मोकिंग से पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले तो स्मोकिंग की वजह से बच्चों पर्सन की एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। आप लोगों ने सुना है जैसे जो इस तरह के प्रोफेशंस में होते हैं जहाँ पर नींद आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, जब भी उनको नींद आने लगती है तो वो स्मोक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है, जब निकोटीन बॉडी में एंटर करता है किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारी एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसके रिसेप्टर्स एड्रिनल ग्लैंड पे होते हैं और वो एड्रीनालिन के रिलीज को बढ़ा देता है। और एड्रीनालिन यू नो स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, हमें ज़्यादा अलर्ट बनाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, तो बॉडी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, ठीक है। बट धीरे धीरे, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंक कि जब भी पर्सन को डिप्रेशन फील हो या इस तरह की फीलिंग हो तो वो स्मोकिंग कर ले, क्योंकि धीरे धीरे उस निकोटीन का कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी तो बॉडी पर होगा ना, इट कॉज कैंसर। तो इसलिए इस तरह की हैबिट से पर्सन को दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनालिन, ठीक है। और एड्रीनालिन क्या करेगा आपको पता है, इंक्रीज हार्ट रेट और जो भी इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर।
तो इसका एक इफेक्ट होगा हमारे हार्ट पर, जो कि कंटिन्यूस अगर होता रहेगा, कंटिन्यूस हार्ट पे इफेक्ट होंगे तो इसकी वजह से पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा है जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दे हैव टू फेस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना। अगेन अ बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। उसके अलावा बच्चों स्मोकिंग का एक और बहुत हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी पर। स्मोकिंग में क्या होता है, पार्शियल बर्निंग होती है ना सिगरेट की या बीड़ी, जो भी वो पर्सन स्मोक कर रहा है। यू ऑल नो कि पार्शियल बर्निंग से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कंटिन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के आसपास रहेगी तो CO इनहेल करेगा, और CO आपको पता है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो पर्सन के ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग या पार्शियल बर्निंग लिख देते हैं हम यहाँ पर। स्मोकिंग में जो पार्शियल बर्निंग हो रही है, ठीक है, पार्शियल बर्निंग रिलीज CO क्या करेगा, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, CO बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू ऑर्गन्स, और उसकी वजह से फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये स्मोकिंग का कहाँ से कहाँ इफेक्ट है। ठीक है, एग्जाम में अगर होगा तो कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं बच्चों, जो लोग स्मोकिंग फ्रिक्वेंटली करते हैं उनमें। स्मोकिंग कॉज वेरियस कैंसर्स, सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, कई तरह के कैंसर स्मोकर्स में देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स कैंसर तो सबसे कॉमन है ही, जो धुआं है वो कंटिन्यूसली ओरल कैविटी के कांटेक्ट में भी हो रहा है तो ओरल कैंसर भी देखा जाता है। हालांकि ओरल कैंसर इज मोर रिलेटेड टू च्युइंग फॉर्म ऑफ टोबैको, बट फिर भी स्मोकिंग में भी इट मे प्रेजेंट। ठीक है, और गैस्ट्रिक स्टमक कैंसर होगा, क्योंकि जो धुआं है वो कहीं ना कहीं स्टमक में भी जा रहा है और उस धुएं में निकोटीन है, तो निकोटीन कंटिन्यूस स्टमक सेल्स के कांटेक्ट में रहेगा तो उनमें कार्सिनोजेनिक चेंजेस इंड्यूस करेगा। ठीक है, स्टमक कैंसर। देन जो निकोटीन बॉडी में है वो अल्टीमेटली किडनी में जाएगा, किडनी यूरिन के फॉर्म में जब यूरिन बनाएगी तो वहाँ पर भी निकोटीन होगा यूरिन में, और वो निकोटीन कंटिन्यूसली जब यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट रहेगा तो यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स को भी अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई इट ऑल्सो लीड टू यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे कुछ कैंसर्स हैं जो पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखे गए हैं, और स्मोकर्स में बहुत कॉमनली देखे गए हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक इफेक्ट और लिखेंगे बच्चों हम स्मोकिंग का, एम्फाइसीमा। पढ़ रखा है आपने 11th में बहुत अच्छे से, मैंने आपको डिजीज में भी पढ़ाया था। एम्फाइसीमा इज डैमेज टू एल्वियोलर वॉल, है ना, डैमेज टू एल्वियोलर वॉल। अगर कंटिन्यूस स्मोक अंदर जाएगा, टीवी में आप मूवीज से पहले कई बार ऐड नहीं आते हैं स्मोकिंग के कि टार इकट्ठा हो रहा है, लंग्स को एकदम ब्लैक कलर का सा दिखाते हैं, तो वो यही इफेक्ट है उसका कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें एम्फाइसीमा भी होता है, विच में ऑल्सो लीड टू ब्रोंकाइटिस एंड COPD। COPD वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए COPD की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो लोग बहुत लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं उनमें COPD भी बहुत कॉमन है, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है एल्वियोलाई में, पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि नीट में कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स या इफ़ेक्ट्स जो हैं स्मोकिंग के वो मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक साथ नोट्स में रहेगा तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग। स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लास्ट में इसके बाद थोड़ा सा अल्कोहलिज्म के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट इज द अल्कोहलिज्म। थोड़ा सा हम अल्कोहलिज्म के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो नीट में पूछे जा सकते हैं। यू ऑल नो कि अल्कोहल में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बच्चों, विच अल्कोहल इज देयर, इथाइल अल्कोहल, है ना, C2H5OH। आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे,
कि जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो यीस्ट है उसको ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाता है, वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर फर्मेंटेशन, और जो माल्टेड सीरियल्स वगैरह हैं उनसे अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और अगर उन अल्कोहल्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कोई पर्सन इनटेक करेगा डेली, क्रॉनिक एल्कोहलिक अगर वो बन जाएगा तो फिर उसके बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। देन इसके अलावा ये जो है अल्कोहलिज्म, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बस डायरेक्टली हम इसके इफ़ेक्ट्स ही लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है। आपके बुक में बहुत छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। एक तो इसका इफेक्ट होता है इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट है, तभी तो पर्सन इसका हैबिचुअल हो रहा है, सीएनएस पर कहीं ना कहीं इसके रिसेप्टर हैं। तो अल्कोहल इनटेक जब पर्सन करता है तो उसके बाद जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल, वो सीएनएस के रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाता है, एंड अल्कोहल इंड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस, ठीक है, उसको बड़ा शांत सा फील होता है। रिड्यूस एंजाइटी, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है पेशेंट को तो वो कम कर देता है, ठीक है। तो जिससे बार बार पेशेंट उन चीज़ों को लेने के लिए मतलब लाइट हैडेडनेस, रिड्यूस एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें पेशेंट में पर्सन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अल्कोहल इंड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस, रिड्यूस एंजाइटी, लाइट हैडेडनेस, और फिर धीरे धीरे पर्सन उसका हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ये इसके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट आता है, और फिर यहाँ पे हाँ बट ऑब्वियस, इन सारे इफेक्ट्स के बाद लेटर ऑन पर्सन बिकम एडिक्ट, जो कि हार्मफुल कंडीशन है, और वो डोज को भी बढ़ा देता है क्योंकि टॉलरेंस लेवल क्रिएट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। देन सेकेंड, जो इसका सबसे कॉमन इफेक्ट है अल्कोहल का, वो होता है बच्चों लिवर पे, ठीक है। या तो पर्सन विल फेस फैटी लिवर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़ वैसे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा फैट्स खाने वाले लोगों में भी होता है, बट जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें भी बहुत कॉमनली देखा गया। और एक डिजीज़ आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस, और लेटर ऑन इट विल लीड टू लिवर फेलियर। जैसे किडनी फेलियर होता है वैसे ही लिवर भी पर्सन का काम करना बंद कर देता है, दैट विल लीड टू डेथ, ठीक है, क्लियर। देन और उसके अलावा अल्कोहल के कुछ इफ़ेक्ट्स हार्ट वगैरह पे भी देखे गए हैं, इफ़ेक्ट्स ऑन सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्लियर। तो वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के सिम्टम्स भी, इस तरह के बैड इफेक्ट्स भी पर्सन में मिलेंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, ओके, क्लियर। सो दिस इज इट अबाउट दिस टॉपिक। इसमें हमने मोस्टली जो भी चीज़ें हैं वो सब कवर कर ली हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसे एक बार, वैसे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, अगर आपने सही से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, नाउ इट इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें हमने डिजीज़ेज़, एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी, ड्रग अब्यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की, डिटेल में हमने इन्हें पढ़ा। अब आप लोग उनके जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, और जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, क्यों वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो आज नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।